हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका वीडियो मैं बना चुकी थी और 30 दिन बचे हैं। तो 30 दिन में कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हो उसका वीडियो भी मैंने बनाया था। स्ट्रैटेजी 30 दिन की क्या होनी चाहिए और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं तो पाँचों सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है उसका वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ। तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, तो वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने बताया था कि तैयारी किस तरह से आप कर सकते हो। तो सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस के नाम पर हमारे पास क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट है कि 5 सब्जेक्ट इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम वही करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है वो तो नहीं आते हैं, आएंगे, ठीक है, रिपीट तो नहीं होंगे, एक आध कभी रिपीट हो जाए तो हो जाए, बाकी तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमको आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, सिलेबस और पीवाईक्यू, सिलेबस तो अब है नहीं, तो फिर हमको कैसे पता चलेगा क्या पढ़ना है, कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पीवाईक्यू से हमको पता चलता है। इसलिए पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक और डाउट होगा आपके माइंड में, वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि अब जो एजेंसी है वो चेंज हो गई है, तो जो पेपर का पैटर्न है या फिर जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी चेंजेस तो आएंगे। तो हाँ, बिल्कुल आएंगे, जैसा कि हमने अभी ग्रुप 2 और ग्रुप 1 के एग्जाम में देखा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उससे थोड़े से अलग क्वेश्चंस भी हमको देखने को मिले हैं, लेकिन 50 to 60% तो वही थे। ठीक है, तो टॉपिक तो वही रहेंगे। अब जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, SI CI के क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, टॉपिक तो वही रहेंगे ना। और उससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, हमको तो सिर्फ वो समझना है। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू तो जरूरी है। एजेंसी चेंज हो गई है फिर भी, हाँ, इस बार भी अब जो है ना वो क्वेश्चन तो चेंज होंगे पीवाईक्यू से थोड़े बहुत, तो है ना, तो वो तो चीज है ही सही, बाकी फिर भी हमको प्रैक्टिस करना एक बार को जरूरी तो है। तो इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस करने से मतलब नहीं, एक बार हमको सिर्फ थोड़ा सा समझना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का टाइप कैसा रहता है और जो पर्टिकुलर टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो वो हमको प्रैक्टिस करनी है। और नेगेटिव मार्किंग है इस बार एग्जाम में, तो ध्यान रखना, तुक्का नहीं चलेगा, तुक्केबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल श्योरिटी है आपको आता है तो ही आपको टिक करना है, या फिर आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसका यूज करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं, सबसे पहला ये लेक्चर होने वाला है सामान्य ज्ञान के पीवाईक्यू देखेंगे। 5 सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जीके के किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो अब जीके में देखो क्या क्या पूछा जाता है। एक तो करंट अफेयर्स आता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि जो पुराना पेपर हुआ था 2023 में, तो उस टाइम के करंट अफेयर पूछे गए थे 2022 के। तो अभी आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स तो अच्छे से करना ही करना है, तो वो क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करा के कोई मतलब नहीं है। तो करंट अफेयर्स नहीं है, वो आपको अलग से पढ़ना ही है। ठीक है, इसमें अवार्ड्स वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, नियुक्ति वगैरह, तो वो पढ़ना है। इसके अलावा आता है MPGK। ठीक है, और इस बार जो ट्रेंड देखने को मिला है, जब एजेंसी चेंज हुई है तो MPGK का जो वेटेज है ना वो बढ़ गया है, तो MPGK इस बार भी ज़्यादा पूछा जाएगा। और 5 सब्जेक्ट है, 100 प्रश्न आने वाले हैं, तो हर सब्जेक्ट से हम मान के चलते हैं कि 20 प्रश्न आएंगे। वैसे 20 प्रश्न एक्यूरेट नहीं आने वाले हैं, बाकी हम मान के चलते हैं कि 20 प्रश्न आएंगे, तो उसमें से 4 से 5 या 6 प्रश्न करंट अफेयर्स के होंगे। मध्य प्रदेश के 10 से 12 प्रश्न होंगे। ठीक है, और बाकी अदर जो जीके होता है, तो जीके में क्या क्या पूछा जाता है, हिस्ट्री आता है, इकोनॉमी आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है ना, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी जो सामान्य जो ज्ञान होता है ना, सामान्य जो जीके होता है, जैसे कंट्री के जो नेशनल पार्क्स हो गए, डांसेस हो गए, है ना, गायन और नृत्य वगैरह, ये सब पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 1974 में संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिका के कितने विषय शामिल थे। तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो
करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना है, जो कि 2025 का पूरा करंट अफेयर मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, और अभी हम 2026 के लिए मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा एमपी जीके भी मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, तो एमपी जीके भी आप पढ़ सकते हो। और बाकी जो अदर जीके के क्वेश्चंस रहेंगे तो वो आप लूसेंट वगैरह से पढ़ सकते हो, लूसेंट जीके ही पूछा जाता है, या फिर एक एप्लीकेशन आता है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लूसेंट जीके ऑब्जेक्टिव करके, तो आप उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था कि 1974 में संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जब संविधान बना था, मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था। उसमें नगर पालिका से संबंधित प्रावधान थे, तो नगर पालिका के कितने विषय जोड़े गए थे? तो 18। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 18। हमको ना ये जो लेक्चर है वो क्वेश्चन के आंसर्स नहीं देखना है कि लाइक क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है, इसके लिए हम नहीं सॉल्व करते हैं पीवाईक्यू। आप भी ऐसे मत पढ़ा करो पीवाईक्यू कि क्वेश्चन देखा, अच्छा ये आंसर, ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस तो रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है ना। ये सिर्फ समझने के लिए होता है कि हमको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो समझने के लिए हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। और पीवाईक्यू पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक से क्वेश्चन आया है वो टॉपिक हम उसी टाइम पर पूरा कंप्लीट कर ले। जैसे कि अनुसूची से क्वेश्चन आया है तो अनुसूची उसी टाइम पर आपको पूरी कवर कर लेनी है, ठीक है, जितनी भी है, और जितने भी उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आपको आने चाहिए। और फिर उस टॉपिक से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अनुसूची आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। टोटल कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है, जिसमें से मूल संविधान में कितनी थी? 8, और 4 बाद में जोड़ी गई। पहली अनुसूची में क्या है? तो भारत में जो राज्य है, स्टेट है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नाम, उनकी सीमाओं के बारे में पहली अनुसूची में दिया हुआ है। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन है कि कितना वेतन, उनको कितनी सैलरी मिलेगी। इसके बारे में किसमें प्रावधान किया है? संविधान की दूसरी अनुसूची में। ठीक है, अब है तीसरी अनुसूची। इसको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगी तो आपको याद हो जाएगी। विभिन्न जो पदाधिकारी होते हैं, मंत्री, न्यायाधीश वगैरह, और उनके द्वारा जो ली जाने वाली शपथ है वो किस में आती है? तीसरी अनुसूची में। तो पहली में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जो क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरियाज है, और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उपबंध किया गया है, पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद करना कौन से 4 राज्य है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अब इसी में कंफ्यूज होते हो, मणिपुर इसमें नहीं आता है। ठीक है, मणिपुर मिजोरम में ऑप्शन में कंफ्यूज करते हैं हमेशा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान इसमें है, छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो कार्य है, शक्ति है, उनका बंटवारा है, जिसमें 3 सूचियां होती है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट होती है, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट होती है, और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ठीक है, संघ सूची में जो विषय आते हैं वो याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो रक्षा है वो कौन सी सूची में आता है। तो रक्षा, रेलवे, बैंक ये संघ सूची के विषय है। पुलिस, कृषि, जेल ये राज्य सूची के विषय है, और शिक्षा और वन समवर्ती सूची के विषय है। अभी जो हम एग्जाम देने वाले हैं वो कौन सी है? जेल प्रहरी है और फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की एग्जाम है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो जेल है वो कौन सी सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। और जो वन है वो कौन सी सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं के बारे में दिया गया है। मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14, और बाकी की जो भाषाएं हैं वो बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो देखो,
अब 8 अनुसूचियां हो गई जो मूल संविधान में थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बाद में संविधान में जोड़ी गई। तो कब कब जोड़ी गई ये भी आपको पता होना चाहिए। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया संविधान में? तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। इसमें किसका वर्णन है? तो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित इसमें अधिनियम दिए हुए हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये जोड़ी गई। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के इसमें प्रावधान है। जो दल बदल कर लेते हैं, पार्टीज अपनी चेंज कर लेते हैं, उसके प्रावधान किसमें दिए हैं? 10वीं अनुसूची। तो द से 10वीं और द से दल बदल, तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल से संबंधित प्रावधान है। कब जोड़ा गया? 52वां संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची, तो 11वीं 12वीं साथ में याद करना। 11वीं 73वां संविधान संशोधन 1992 जो पंचायतों से संबंधित था, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित था। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां और जिम्मेदारियां कार्य दिए गए हैं, जिसमें 29 विषय शामिल है। और 12वीं अनुसूची में जो कि नगर पालिकाओं की शक्तियां और जिम्मेदारियां है, जिसमें 18 विषय शामिल है। और यही वाला क्वेश्चन अभी हमारा था जो हमने पढ़ा है कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 18 विषय है। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, 12 अनुसूचियां इसमें आ जाएगी। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखना। टी से सबसे पहला क्या आ जाएगा? टेरिटरीज। पहली अनुसूची में क्या था? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में ई मतलब इमोल्यूमेंट्स, मतलब कि वेतन भत्ते पेंशन। फिर तीसरी अनुसूची ए मतलब शपथ ओथ अफर्मेशंस। चौथी अनुसूची आर मतलब राज्यसभा की सीटों का आवंटन। फिर ओ से आ जाएगा शेड्यूल्ड एरियाज एंड अदर एरियाज के बारे में जो प्रावधान है। एफ से फेडरल स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस आ जाएगी। एल से लैंड रिफॉर्म्स आ जाएंगे जो कि 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई। फिर डी से डिफेक्शन आ जाएगा, मतलब दल बदल। डिफेक्शन मतलब क्या होता है? दल बदल, एंटी डिफेक्शन, दल बदल 10वीं अनुसूची में, जिसको 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। फिर आ जाएगा पंचायत से संबंधित प्रावधान 11वीं अनुसूची में, जिसमें 29 विषय है। और म्यूनिसिपैलिटीज 12वीं अनुसूची जिसमें 18 विषय है। और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन। तो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर है? लद्दाख में है, ये सबसे बड़ा है। और गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट याद रखना, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अब यहाँ पर नेशनल पार्क देख लो। ये वो है सारे नेशनल पार्क जो अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा लिस्ट तो बहुत लंबी है जो कि आपको सब पढ़ना है एक बार, कौन सा कहाँ पर है। बाकी ये जो पूछे गए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ये मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताओगे। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस, लद्दाख में है। हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा पड़ा है तो सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड, अंडमान निकोबार पर है। तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ, मणिपुर लोकटक झील पर है। राजस्थान में कौन कौन से है? रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, ये तीनों राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा है। बिहार में वाल्मीकि है। और असम में कांजीरंगा और मानस नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और गिर कहाँ पर है? गुजरात में, जो कि एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। केशवराव कृष्णराव दाते का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो एमपी जीके से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो वो हमको कंप्लीट करना है और उसके पूरे लेक्चर्स में आपको करवा रही हूँ एमपी जीके के। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। कौन थे ये? तो हृदय रोग विशेषज्ञ थे ये, कार्डियोलॉजिस्ट थे केशवराव कृष्णराव दाते। इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो इस तरह के तो बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज हैं, सभी के बारे में पढ़ना है।
डैश उन राज्यों में से एक नहीं था जिन्हें 1956 में मध्य प्रदेश बनाने के लिए विलय किया गया था। मुंबई, विंध्य प्रदेश, भोपाल या मध्य भारत। तो आपने मेरा लेक्चर 2 मध्य प्रदेश का पुनर्गठन देखा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं था? तो मुंबई नहीं था। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में क्या था? मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस और बरार। पार्ट बी में क्या था? मध्य भारत। और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल था। तो विंध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य भारत ये तीनों थे, मुंबई नहीं था। कौन एक महान नाटककार थे जो अपनी कृति उत्तर रामचरित के लिए विख्यात है? तो जो राइटर्स है उनकी पुस्तकें वगैरह वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, साहित्यकार वगैरह उनकी रचनाएं, ये सब देखना है। तो उत्तर रामचरित किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। एक बार इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। महाकवि कालिदास की रचनाएं बहुत फेमस है, पूछी जाती है। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनके नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीयम। महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, और खंड काव्य है मेघदूतम और ऋतु संहार। महाकवि भवभूति संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार है और इनकी रचनाएं हैं उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित। सूरदास की रचनाएं, सूरदास अष्टछाप कवियों में गिने जाते हैं। रचनाएं सुरसागर है, सुरसारावली, साहित्य लहरी। कवि जयदेव संस्कृत कवि है और इनकी गीत गोविंद सबसे फेमस रचना है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। सार्क के कितने सदस्य देश है? तो सार्क में 8 सदस्य देश है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अब इसमें 8 सदस्य देश है, तो इसको याद करने की ट्रिक होती है एक MBBS पेन। ठीक है, MBBS करते तो बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, नीट की तैयारी करना, फिर MBBS करना, फिर MD करना, उसके बाद भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो बहुत पेन होता है। तो M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो ये 8 इसके सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान इसमें 2007 में शामिल हुआ था। ठीक है, तो 8 इसके सदस्य देश हैं। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने निर्माण करवाया था। तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसने कौन सा निर्माण करवाया था वो सब पढ़ लेना। शाहजहां के भी बहुत पूछे गए हैं। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? आगरा की, दिल्ली की वगैरह सब। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कब की गई? तो 1989 में की गई। अब बहुत सारे संविधान संशोधन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको पूरी संविधान संशोधन की लिस्ट पढ़नी है कि कब कौन सा संविधान संशोधन हुआ था और उसमें क्या चेंजेस किए गए थे। तो मैं इसका पूरा वीडियो ले आऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो संविधान संशोधन मैं आपको करवा दूंगी सारे। निम्न में से कौन चंगेज खान का वंशज था? तो मुगल जो थे वो चंगेज खान के वंशज थे। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये भी मैंने MPGK की क्लास में पढ़ाया था आपको। राज्य विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में? 230 सीटें हैं। 230 में से 35 तो SC की है और 47 किसकी है? ST मतलब अनुसूचित जनजाति की। तो 47 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी लोकसभा की मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, जिसमें से 4 SC की है और 6 ST की है। अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो अबुल फजल ने लिखा था फारसी में अकबरनामा। ठीक है, इसके अलावा बाबर की याद करना। बाबर ने बाबरनामा लिखा था। तुजु के बाबरी लिखा था, अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी उन्होंने। और जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। पोंड किस देश की मुद्रा है? तो UK की है यह, यूनाइटेड किंगडम। UK उत्तराखंड ने यूनाइटेड किंगडम।
ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, किस देश की मुद्रा है या ये नृत्य से संबंधित, गायन से संबंधित, ये सब आपको लूसेंट से कवर हो जाएंगे। कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है? तो आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर का है। और यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। कथकली केरल में होता है। जैन धर्म किस में विभाजित था? 4 संप्रदाय, 2 संप्रदाय, 6 संप्रदाय या फिर 16 संप्रदाय? तो जो जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर मतलब दिक प्लस अंबर, जो चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं और कपड़े नहीं पहनते हैं, वो कौन होते हैं? दिगंबर। और श्वेतांबर मतलब श्वेतंबर, सफेद कलर के वस्त्र जो धारण करते हैं वो श्वेतांबर। तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित था। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जो भी इसके अलावा भारत के पहले प्रधानमंत्री भी पूछे गए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो तो पता ही है। बाकी मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, पहले मुख्य सचिव, या फिर राज्यपाल की पूरी लिस्ट याद कर लेना, मुख्यमंत्रियों की लिस्ट याद कर लेना। तो कौन थे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल? पट्टाभी सीतारमैया। राजगृह में आयोजित पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, मैं आपको चारों बता देती हूँ। तो पहली बौद्ध संगीति जो राजगृह में हुई थी, किसके टाइम पर हुई थी? अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी। शासक कौन था? अजात शत्रु। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। ठीक है, अब जो दूसरी बौद्ध संगीति थी, तो दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, जो किसके टाइम पर हुई थी? कालाशोक के टाइम पर हुई थी। और उस टाइम अध्यक्ष कौन था? सबाकामी साबक मीर। तीसरी बौद्ध संगीति तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक के टाइम पर हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्स ने उसकी अध्यक्षता करी थी। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के टाइम पर, और अध्यक्षता किसने करी थी? वसुमित्र ने करी थी। मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, जो कि एमपी तो मैं करवा दूंगी पूरा। कहाँ पर है ये? भोपाल में है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो देखो, इन्होंने ऑप्शन से इतने अच्छे दिए कि आप मतलब आसपास के भी ऑप्शंस नहीं दिए हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? ठीक है, ये इस साइड क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? रीवा। बाकी हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, ये सब तो बिल्कुल नीचे आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से कैसे लग सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल आसपास के ऑप्शन भी नहीं दिए इन्होंने, तो रीवा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इतने इजी नहीं आएंगे इस बार, मुझे लगता है थोड़ा सा, है ना, पैटर्न भी चेंज होगा और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा, और नेगेटिव मार्किंग है तो उसका असर इस बार थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सिरोही मणिपुर में है। राष्ट्रीय उद्यान की पूरी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, वो कर लेना। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। और यहाँ पर हम देख लेते हैं सारे समाधि स्थल। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट, जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, है ना? तो ट्रिक बना बना के भी याद कर सकते हो। तो जवाहरलाल नेहरू को क्या बहुत शांति पसंद थी, जैसे कि उन्होंने पंचशील समझौता कर लिया था। जो हमारा कश्मीर वाला मुद्दा था वो यूनाइटेड नेशन में लेकर चले गए थे शांति के लिए। तो शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल, तो महिला शक्ति है ना, विमेन पावर, तो शक्ति किसका है? इंदिरा गांधी का। राजीव गांधी का है वीर भूमि, राजीव गांधी वीर थे। चौधरी चरण सिंह का है किसान घाट, तो किसान थे तो किसान घाट। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है महाप्रयाण घाट। मोरारजी देसाई का है अभय घाट। जगजीवन राम का है समता स्थल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है चैत्य भूमि। इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा चैत्य होते हैं, विहार होते हैं, तो चैत्य भूमि किसका है? बी आर अम्बेडकर का। ज्ञानी जेल सिंह का है एकता स्थल। शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा याद करना क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्या है इनका? कर्म भूमि। अटल बिहारी वाजपेयी भी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, सदैव अटल याद हो जाएगा ये तो। डॉक्टर के आर नारायणन का है उदय भूमि। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्माण के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी, जिसमें एक प्रारूप समिति थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। शेरशाह सूरी किस वर्ष मुगल सेवाओं में शामिल हुए थे? ये हुए थे 1527 में। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो हिस्ट्री पूछा जाता है, पॉलिटी पूछा जाता है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इससे आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इजी है, बाकी जीके है तो जिसको आता है, जिसने पढ़ा है वो सही कर देगा, और वो क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़े हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो लूसेंट वगैरह से तैयारी कर सकते हो। एमपी जीके मैं कंप्लीट करवा दूंगी, करंट अफेयर्स करवाया है वो पढ़ सकते हो। बाकी इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1-2 दिन में सारी पीडीएफ आ जाएगी। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हो कि पीडीएफ पीडीएफ, 1-2 दिन में पीडीएफ में डाल दूंगी, ठीक है। इसके अलावा 1-2 दिन में सारे पीवाईक्यू के वीडियो आ जाएंगे, साइंस का भी, हिंदी का भी, इंग्लिश वगैरह का, सारे पीवाईक्यू कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि उसके बाद हमको आगे का पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट करके सारी मैराथन क्लास कंप्लीट कर लेंगे। जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम एक एक मैराथन में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट करवा दूंगी, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। वैसे एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड शायद हो सकती है, बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। आप अपनी तैयारी 7 अप्रैल के हिसाब से ही करो, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, 7 अप्रैल को ही एग्ज़ाम हो गई तो, है ना, तो उस हिसाब से ही अपनी तैयारी करो। आगे बढ़ती है तो वो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि थोड़ा सा और टाइम आपको मिल गया है तो उसमें और रिविज़न कर लेना। बाकी आप अभी 7 अप्रैल के हिसाब से अपनी तैयारी करो। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि और जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। स्क्रीन पर देखो, एमपी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो उस पर जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा एमपी जीके की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो एमपी जीके भी पढ़ सकते हो। हिंदी की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो हिंदी तो मैंने कंप्लीट करवाया, तो हिंदी वहां से आप पढ़ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के पीवाईक्यू के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।